वेग के बारे में पढ़ा था। अब छोटे छोटे टॉपिक के माध्यम से हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे यहीं से। अभिक्रिया के वेग के बारे में हम पढ़ चुके थे। अभिक्रिया का वेग क्या होता है। हमने अभिक्रिया के प्रकार के बारे में चर्चा की थी कि अभिक्रियाएँ कितनी प्रकार की होती हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन और कई प्रकार के अभिक्रियाओं के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। ये भी बताया था जब फास्ट और स्लो रिएक्शन की बात आती है वहीं से कंसेप्ट आता है अभिक्रिया के वेग का, क्योंकि कोई भी अभिक्रिया होगी तो होने की दर भी होगी, या तो तेज होगी या वो धीमी होगी। तेज होगी तो उसकी दर क्या होगी, धीमी होगी तो उसकी दर क्या होगी। उसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। अभिक्रिया के वेग के बारे में हमने बात यही किया था। अभिक्रिया का वेग क्या होता है कि किसी भी अभिक्रिया में उसके अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन ही अभिक्रिया का वेग कहलाती है। वही अभिक्रिया के वेग की दर है। मान लो कोई रिएक्शन है ए, जिसमें अभिकारक ए है और उत्पाद बन रहा है बी। कोई अभिक्रिया होगी, क्योंकि ए से ही बी बन रहा है, तो जैसे जैसे ए की सांद्रता में कमी आएगी बी की सांद्रता बढ़ती जाएगी। अभी अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है तो माना t=0 है, यानी कि समय अभी शून्य है, समय शुरू नहीं है, काउंटिंग नहीं कर रहे हैं। हमने ए की कुछ मात्रा ले ली है, तो दिखाया ए की क्षमता यदि ए है तो बी फिलहाल में कितना बना है 0। बी की मात्रा अभी शून्य है, अभी बनी ही नहीं। कुछ समय बीता, अभिक्रिया हमने स्टार्ट करा दी। स्टार्ट करने के पश्चात कुछ समय बीता तो t हो गया t। और बी की थोड़ी सी मात्रा बन गई x। जब b की x मात्रा बनी तो b की यही x मात्रा क्योंकि a से ही बनी है तो a की क्षमता में उतनी कमी आ जाएगी। ये जो a था अब घट के रह गया a-x, क्योंकि a से ही ये x बना है, तो जितना b बना उतना a कम हो गया। तब b की क्षमता कितनी, a की क्षमता कितनी रह गई a-x। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ गया बढ़े, तो जो t समय कैंड बीता था, t समय था, उससे थोड़ा सा और समय और बढ़ गया। p = t + डेल्टा t dt। dt बहुत ही अल्प डी दिखा करके गणित में छोटे मात्रा को दिखाने के लिए dt का प्रयोग किया जाता है, छोटे समय को दिखाने के लिए। जो t समय बीता था उसमें थोड़ा सा समय और बढ़ गया, उस समय कहा dt। अब ये जो x बना था b, अब ये x के साथ dx और बन गया। समय बढ़ा तो इसकी मात्रा बढ़ती चली गई। तो जो ये a-x था अब ये घट के कितना रह गया tx रह गया। जितना ये बढ़ा उतना ये कम हो गया। अब इसकी क्षमता बन के रह गई a-x - dx। अभी मैं आगे पढ़ेंगे द्रव्यानुपातिक क्रिया ने, पिछली कक्षा में पढ़ाया है मैंने, लेकिन फिर से रिकॉल करूं। अब इसको हम द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम लगाएंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि किसी भी अभिक्रिया का वेग उसके अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो इसमें अभिक्रिया में इस अभिकारक कौन है, ए है, और उत्पाद कौन है, बी है। तो यहाँ पर द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम लगाएंगे तो ए का जो अभिक्रिया का वेग है वो ए की सांद्रता के समानुपाती होगा। तो अभिक्रिया की दर दिखाने का तरीका यही होता है ddT ऑफ C, ddT ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A, यानी कि ए की सांद्रता घटने की दर वही अभिक्रिया का वेग होगी। ए की सांद्रता घटने दर, इसलिए इसको ऋणात्मक चिन्ह से भी दिखाते हैं क्योंकि ए की सांद्रता घट रही है। ddT ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A is proportional to concentration of A, अर्थात ddT of Ca is proportional to A की सांद्रता। अब इसको हम गणितीय रूप में लिखेंगे, यही अभिक्रिया का वेग की दर है dx dt। ddT of x वही जो A की मात्रा, जो B की मात्रा बनी है x, तो ddT of x is proportional to A - x। ddT of x is proportional to A-x। यदि इस पर में लेते हैं तो फिर जब हम किसी भी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं, जब हम कहीं भी अनुक्रमानुपात का या समानुपात का चिन्ह हटाते हैं तो वहाँ एक स्थिरांक आता है। ये जब चिन्ह हटेगा तो स्थिरांक आएगा k। तो ddT ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव इज इक्वल टू KCA, यानी कंसंट्रेशन ऑफ A, या ddT ऑफ x इज इक्वल टू k। तो अब इसको लेकर चलेंगे तो यहाँ भी
जब ये चिन्ह हटेगा तो एक स्थिरांक आएगा, वो स्थिरांक क्या है, फिलहाल में k है, a माइनस। इसी k को हम कहते हैं वेग स्थिरांक, यही वेग स्थिरांक है हमारा k। k की यूनिट क्या होगी, k का मात्रा क्या होगा, तो k का मात्रा ये होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी विक्रिया का वेग k इंटू एक सक्रिय द्रव्यमान के n घात, n क्या है यहाँ पर, विक्रिया की कोटि है। किसी भी विक्रिया का वेग क्या होता है, k इंटू एक सक्रिय द्रव्यमान टू द पावर n, एक्टिव मास ऑफ टू द पावर n। तो यहाँ से क्या होगा, k इज इक्वल टू वेग बटा ये इधर चला जाएगा नीचे की ओर, a टू द पावर n, जहाँ n क्या है, अभिक्रिया की कोटि है। ध्यान दें, अभिक्रिया की कोट और इसके अनिकता में अंतर अभी बताएंगे, अनिकता क्या होती है और अभिक्रिया की कोट क्या होती है, पिछली बार में बताया गया है, थोड़ा आगे बताऊंगा अभी मैं। इज इक्वल टू, अब हम जानते हैं कि इसका मात्रा क्या होगा, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। अभिक्रिया के वेग का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, और सक्रिय द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, क्योंकि सांद्रता ही है, तो मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर टू द पावर n। तो इस फार्मूले से हम किसी भी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक निकाल सकते हैं। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है, बहुत सारे कारक होते हैं जो इसकी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को प्रभावित करते हैं। जिसमें पहला फैक्टर क्या है, तापक्रम, टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत तेजी से इसको प्रभावित करता है। तो अभिक्रिया के वेग स्थिरांक और टेम्परेचर में संबंध बताने के लिए एक समीकरण दिया था आर्हेनियस ने, जिसको आर्हेनियस समीकरण कहते हैं। आर्हेनियस समीकरण क्या है, k इज इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब देखिए, इसको हम आगे लेके चलते हैं। k is equal to a into e to the power e a अपॉन आर टी। दोनों ओर लाभ लेते हैं, टेकिंग log on both साइड। log लेंगे ये क्या हो जाएगा, log नेचुरल ले रहे हैं, ध्यान देंगे, log वेस्टेज नहीं, log नेचुरल। log नेचुरल को ln से दिखाया जाता है, log नेचुरल ln k इज इक्वल टू, log नेचुरल का बेस e होता है, इज इक्वल टू ln a डॉट e टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। या ln k इज इक्वल टू, log डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ln ये मल्टीपल है, मल्टीप्लाई है तो ये टूटेगा, ln a log नेचुरल a प्लस log नेचुरल e टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। या log नेचुरल k इज इक्वल टू log नेचुरल a प्लस, ये घातांक में है तो घातांक के नियम से आप जानते हैं कि log या ln log नेचुरल वही e टू पावर x होगा, तो ये पावर का जो टर्म है सामने चला आता है, x log a हो जाएगा, ये पावर सामने आ जाएगा, e अपॉन आर टी log नेचुरल e। log नेचुरल e का मान होता है, क्योंकि इसका भी बेस वही है, e ही है,
इसको लिखते नहीं है, नहीं इसका बेस ई होता है, लिखा है सकता, चाहो लिख लो, नहीं लिखा है नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिखते। लॉग बेस ई टू पावर ई है, इसका मान हो जाएगा 1। ln log नेचुरल k इज इक्वल टू log नेचुरल a माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये हो गया। इसको हम चेंज करते हैं log बेस 10 में। log बेस 10 में चेंज करेंगे तो क्या होगा, हमको गुणा करना पड़ता है 2.303 से, ये हो जाएगा या 2.303 log बेस 10, ये बदल गया, ये बेस ई था अब बेस 10 में हो गया। k इक्वल टू 2.303 log बेस 10 a माइनस ई ए अपॉन आर टी। नाउ अब इसको हम ट्रांसफर करते हैं दोनों पक्षों में से, तो ये जो लॉग वाले टर्म है इनको एक पास ले जाएंगे, इनको हम एक पास लेके चलेंगे। टू 2.303 log बेस 10 के माइनस 2.303 log बेस 10 a is equal to EA upon RT। अब हम इसमें से कॉमन कर सकते हैं, इसको हम कॉमन करेंगे, बचेगा लॉग बेस 10 को नहीं लिखने का काम चलेगा, क्योंकि जब लॉग लिखते हैं तो मान लिया जाता है कि इसका बेस 10 ए है, और जब ln लिखते हैं तो मान लिया जाता है कि इसका बेस ई है। लॉग k इज इक्वल टू लॉग k माइनस लॉग ए, ऋण चिन्ह के साथ इसको कॉमन लिया और इसको ट्रांसफर कर दिया इधर। टू 2.303 is equal to minus EA upon RT। क्या लॉग की, अब यहां से ऋण चिन्ह के साथ कॉमन लिया हमने, इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये ऋण हो गया, ये धन हो गया, या log a माइनस log k इज इक्वल टू, ये ऋण चिन्ह कट जाएगा, 2.303 इंटू ई ए अपॉन आर टी, इसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं। तो ट्रांसफर कर लीजिए, बचेगा क्या, या log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT। ये भी आर्हीनियस की इक्वेशन का ही एक फॉर्म है। जब प्रतीकों के सामान्य अर्थ है कि एक स्थिरांक है, ए सांद्रता है ए की,
और ये अपन आर टी को हम कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है ये के अलग अलग, ये अपन आर टी हमारा है बोल्ट्जमैन कोफिशिएंट। बोल्ट्जमैन कोफिशिएंट है कि स्थिरांक है जो इसका मात्रक होगा वही मात्रक इसका होगा, यानी कि वह अपना आर टी को हम अर्ध प्रति मोल में लेते हैं, इसकी वैल्यू अलग अलग आती रहेगी अलग अलग समय पर। यदि अर्ध और प्रति मोल में लेंगे इसकी वैल्यू होती है यहाँ पर आर गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आएगी 8.314 इंटू 10⁷ आर और प्रति मोल प्रति केल्विन। एक फॉर्म होगा हमारा क्वेश्चन का। ये टॉपिक क्लोज हुआ, फिर आगे के और चर्चा भी करते हैं।